बजट 2024-25 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब से कुछ देर में आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है बजट पेश करेंगे। उनका ये पहला बजट होगा। अब देखना यह है कि स्टेक होल्डर्स किस तरह से इस बजट को लेते हैं। क्रॉस द बोर्ड इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अमरेली स्टील अब्बास अकबर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर अंजुम निसार साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मैं इस वक्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसके नंबर्स देख रहा था। माली साल 2021-22 में जो हमारी ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो 7% थी। देन उसके बाद स्टीप डिक्लाइन था 2022-23 में और -3.7% यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 10.7% जो है वो डिक्लाइन आया। उसके बाद इस मरतबा 1.2%, तो 3.7 माइनस से और 1.2% प्लस की तरफ आए। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जैसे एक और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अंजुम निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो -3.7 से प्लस 1.2%, तो तकरीबन 4.7% अगर बेस इफेक्ट नीचे से उठाते हैं तो ये ग्रोथ किस तरह से आप देख रहे हैं बॉस? नान भाई, कितने अफसोस की बात है जो सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पूरे मुल्क का इंडस्ट्री का मैशियत का पहिया चलाता है और जहाँ के गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट देनी चाहिए और गवर्नमेंट को तमाम तवज्जो देनी चाहिए और हमारी तमाम सजेशंस को सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, वो बजट में नज़र भी आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है अभी आपने बात की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है टोटल 1.8%, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी नीचे रही है। जो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, जो गवर्नमेंट की किटी में पैसे डालता है, अगर उसका ये हाल है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप 12, 13, 14, 15, 16 में चले जाएं तो 14% पर एनम ग्रोथ होती थी इसके अंदर और ग्रोथ का नतीजा हम देखते थे कि एक मुल्क में बहरहाल स्टेबिलिटी थी। अब जो हाल है और ये जो हाल होने जा रहा है आज बजट के अंदर जो आप सुन रहे हैं और हम देखेंगे और आप भी सब देखेंगे, ये तो मेरा ख्याल है हम अपनी इंडस्ट्री को यानी कि 18% के आज भी 18% कंट्रीब्यूशन होते हुए जीडीपी के अंदर 62% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। जरा सुने दोबारा, एग्रीकल्चर सेक्टर 20-22% होते 0.3% देता है। सारे सेक्टर का बोझ एक सेक्टर संभाला हुआ है, उसी सेक्टर को मारा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। ये तो कोई भी ये बजट बनाने में टैक्स है, ये कह सकते हैं जो आज ये बजट पेश होने जा रहा है ये हमारा आप किसी का भी बजट नहीं है। ये एक IMF ने आपको गाइडलाइंस दी है, उस बजट पे आपको चलना है ना, आप राइट थोड़ा आगे निकल। अरे तो मेरे भाई IMF के पास गया कौन? गए भी तो हम ही है ना। ये नौबत जो आई IMF की हमारी वजह से आई ना सर। जी जी बिल्कुल, IMF हम अपनी वजह से गए, अपनी कोताहियों अपनी बिल्कुल। आपने कभी जो सेक्टर्स जो आप मैंने कहा ना जो पूरे मुल्क को चलाता है, एक्चुअली सलूट करना चाहिए उनको। आप मारते चले आए, उनकी आपने कभी तजावीज़ पे अमल नहीं किया। आप चाहते हैं इसको निचोड़ते चले जाएं बजाय कि आप इंसेंटिव दें या नताइज क्या आएंगे। इमरान भाई देखें ना, हम ये गुर्बत की बात करते हैं, आप कोई भी तजिया उठा लें, आप इकनॉमिक को देख लें तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ अफराद इस साल जो ऑलरेडी हालात चल रहे हैं गुर्बत के अंदर जाएंगे। जो नया बजट है अंदाज़ा मेरा ख्याल है जो 40% या 45-44% के करीब पॉवर्टी लेवल देखेंगे। ऑलरेडी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का हाल आपके सामने है। लोग बेचारे किश्तियों में जाके मुल्क बाहर जाना चाहते हैं, हर हाल में बाहर निकलना चाहते हैं। बेचारे जो गरीब तबका वो क्या करे, उनकी सैलरी, अब सैलरी तबके को भी आपने इतने टैक्सेस थोप दिए हैं, वो बेचारे उसके अंदर उनके पास एक आउट वो बचता नहीं है बजट के, और डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है मुल्क में, डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है। उसका नतीजा पूरे मुल्क में है। आपके पास कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। इस साल आप 9.7 ट्रिलियन यानी कि 808 अरब पर महीने के हिसाब से देंगे। ये जो 2-3 अरब पर डे होता था, आज 27 से 28 अरब रुपए पर डे खाली सूद की मद में आपने देना है। आपकी अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सर मुझे एक चीज़ बताइए। FPCCI है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है और दर्जनों भर प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं। एक ज़माने में बजट रिकमेंडेशंस जाती थी, स्टेक होल्डर से डिस्कशन होता था। अब वो रुझान मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है शायद। ये रुझान एक बड़े अफसोस की बात है। देखिए, जिनसे आपने पैसा, जिसने मुल्क को चलाना है, जिसने हर चीज़, मैंने भी आपको सारा बातें बताई कि जो चीज़ें हमने ये जो हम कंट्रीब्यूशन है उसके बाद अगर गवर्नमेंट तवज्जो ना दे, ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि बस एक लिप के आप
कहने में बहुत अच्छा है जी, अपने सबसे तजावीज़ ले ली हैं, तजावीज़ अगर आपने ले ली हैं, उसमें कोई अमल किया है, जो हमने बातें की हैं, जो हमने सेशंस दिए हैं, उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। आपकी एक्सपोर्ट 75 साल बाद आप तीसरे पे बैठे हैं। इमरान भाई, कितने सालों से मैं आपके साथ प्लान कर प्रोग्राम करता हूँ, हर साल करता हूँ, हर महीने करता हूँ, हर हफ्ते करता हूँ आपके साथ, सही। और यही बात होती है कि भाई आप, अच्छा भाई आपने आज इनोवेटिव बजट को एआई के लिए, को आईटी सेक्टर के लिए, किसी ऐसे जहाँ से आप ग्रोथ लेड बजट लाएंगे। आप ठीक कहते है। हैं कि हम 3.6% ग्रोथ लेंगे, आप किधर से लेंगे इतने 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब के ठीक है, मजीद। जरा आपके सामने रखता हूं अंजुम साहब, इस वक्त हम उसी कॉलोनियल सोच के साथ हैं, उसी स्ट्रक्चर के अंदर हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है वो पैदा नहीं होता। वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में एक बड़ा उसको उसके साथ जो बिजनेस कर भी रहा है उसके साथ एक बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट होता है। आप ये बताइए, ये सोच कितनी खतरनाक है, और जो जो करेक्टिव मेजर्स केयरटेकर गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कल खुद फाइनेंस मिनिस्टर एट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, तो उनका कंटिन्यूशन कितना जरूरी है? हम क्यों नहीं करते गुड गवर्नेंस के ऊपर काम? इमरान भाई, आज अगर अब्बास भाई 75 साल बाद इनकी सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते चले गए, बड़ी कोशिशें मैं इनको कब से देख रहा हूँ, कोई 1980s अर्ली 80s से। अगर इनका आज ये हाल है, आज के मुंह से सुना, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। इस मुल्क में वेल्थ क्रिएट करने ही नहीं दी जा रही, जिस गाय ने दूध देने वो ब्लीड कर रही है। तो वो कहाँ से, जब ये सोच ही नहीं है, वो विजन ही नहीं है, वो इनोवेटिव, मैंने कहा ना, मेजर्स ही नहीं है, तो आप जब ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग हैं। आज आपने अंबानी और अडानी की बात की, ये दो बंदे इज इक्वल टू मिलके पाकिस्तान की जीडीपी, इनकी कंपनीज की जीडीपी भी इज इक्वल टू पाकिस्तान। दो बंदे इज इक्वल टू 25 करोड़ बंदे। तो क्या वजह है? वहां पे एक टोटल सोच अलग है। हम कहते हैं नहीं, इंडिया चूंकि दुश्मन है, उनकी बातें ना की जाए। भाई, उनकी अगर पॉजिटिव बातें आप लेने तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आज इंडिया और चाइना का आप देखते हैं, देखें ना हमारी रीजनल ट्रेड है, इंडिया और चाइना की दुश्मनी है, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन आज इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए नहीं है, जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है, चाइना है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक कोई है 150 बिलियन डॉलर की सर, आपस में मैं ट्रेड इसके कर। ऊपर बात करूंगा, कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक छोटी सी ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। सर, आप आपके पॉइंट को, आपके इसी पॉइंट को जरा अंजुम निसार के सामने रखूंगा। अंजुम भाई, बात सारी ये है कि इस मर्तबा भी हमेशा की तरह इस मर्तबा भी फोकस्ड है कि आपका टैक्स रेवेन्यू किस तरह से बढ़े, लेकिन अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि हमें अखराजात किस तरह कम करने, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, कोई करने को तैयार नहीं है। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो हर किसी को बांटती फिरती हैं। कोई ऐसी बात है जो अनोखी बात है, जो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती? एक बड़ी बेसिक अब्बास भाई ने बात की है, बड़ी राइटली है कन्वेड दिस, कि अगर एक आम आदमी अपने ऑफिस में, आप खुद अपने पे अप्लाई कर लें, अगर आपकी हमारी इनकम कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, तो हम लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं कभी आपसे कर्जा लूंगा, कभी अब्बास भाई से लूंगा, कभी आपके किसी और स्टाफ से लूंगा, तो नतीजा वही होगा जो आज पाकिस्तान का हाल है। उसका अगर बड़ा एक फोकस में हम कर लें, तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ रेवेन्यू मेजर्स और ऑर्गेनाइज सेक्टर को आप किल करते चले जाएंगे। अब अब्बास भाई का, मैं फिर चूंकि सामने बैठे हैं, देखें ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक मुल्क के इतने एक्सपीरियंस और टैक्स पेयर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप मारते चले जाएं और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप बढ़ाते चले जाएं। आप नॉन फाइलर्स को 5% 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा लेंगे, उसका हल यही नहीं है। आप उन नॉन फाइलर्स को बजाय कि आप उनको नेट में लाएं और आप रेवेन्यू सोर्सेज करें, आप प्रोडक्शन को बढ़ाने दें, जहां से रेवेन्यू आएगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर आज भी कहते हैं ठीक है 1.5% कम हुआ है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, एक आम आदमी को 24% पड़ता है, 20% 20.5% स्टेट बैंक का प्राइम डिस्काउंट रेट है, तो 24% में दुनिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है इन हालात के अंदर जहाँ का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो और आपकी एनर्जी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो? एनर्जी कॉस्ट का मेरे कई दोस्तों से, इंडस्ट्रीज, हमारे चैम्बर के जो मेंबर्स हैं, वो आते हैं, चीखते हैं, वो कहते हैं खाली मीटिंग, इस तरह हम जो मीटिंग्स होती हैं हमारी कंपनी में, अब मार्केटिंग साइड पे नहीं होती कि मार्केटिंग सेल कैसे बढ़ाई जाए, ये होता है कि हम एक्सपेंसेस, हमारी ये बिजली की कॉस्ट, ये कैसे कवर हो, कैसे तो बचाई जाए। और एक बहुत बड़ा इशू है आपका जो बजट का, एक और जो बड़ा फैक्टर, आप देखिए हमारे मुल्क में कैसे हम ग्रोथ लाएंगे जब आपके पास एजुकेटेड कॉम नहीं है। टोटल एजुकेशन पे आप 1.5% लगाते हैं और हेल्थ पे लगा रहे हैं 1%। जब हेल्दी कॉम नहीं होगी, पढ़ी लिखी कॉम नहीं ठीक होगी, है सर, उसमें तो सूबों का भी कसूर है ना, क्योंकि ये आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। इसी नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ नईम मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि चेयरमैन है सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान के। अंजुम निसार साहब, अब जो बात की जा रही है, फोकस है कि किस तरीके से टैक्स कलेक्शन,
टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए। मैं टैक्स बेस की भी बात नहीं कर रहा, टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जो है वो फोकस्ड है। तो ऐसे में ग्रोथ जो है वो आपकी साइड में होगी तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो इटसेल्फ बड़े, वो स्टेबलाइजेशन होता है, उसकी डिमांड होती है। देखिए, टैक्स रेवेन्यू को बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो तरीक़ेकार है, जैसे मैंने कहा, टैक्स रेवेन्यू कौन कैसे बढ़ेगा? टैक्स रेवेन्यू जब बढ़ेगा जब आप कंडीशन एनवायरनमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मौजूदा हालात में तो अभी आपने अब्बास भाई जो मुल्क के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने उनकी बातें सुनी, और मुख्तलिफ आप सारा दिन जो प्रोग्राम करते हैं और करते रहेंगे, आप यही बात सुनेंगे कि इंडस्ट्री का गला घोटा जा रहा है, ये तरीक़ेकार नहीं है। ये तो बड़ा ईजी है, ये तो हर साल नहीं, लेकिन देखिए फ्लॉ कहाँ है सर? फ्लॉ ये है कि जब आप अपनी इकोनॉमी को खोलने जाते हैं ना, आप चले जाते हैं 5 और 6% जीडीपी ग्रोथ के लिए, वहां पे आपको अपनी इंपोर्ट्स खोलना पड़ती हैं, क्योंकि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपनी फर्निश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। आपकी इंपोर्ट खुलती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है तो दोबारा आप आईएमएफ के पास चले जाते हैं। इट्स अ विशियस सर्कल सर, इसी के गिर्द हम घूम रहे हैं। इमरान, आपकी बात देखिए किसी हद तक बिल्कुल ज्यादा है सर्कल, लेकिन सर्कल के अंदर ये तो नहीं कि आप एनर्जी की कॉस्ट अपने रीजनल सारे रीजन के दुनिया के वो खिता है जहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्ट है, आपको अपने इन कॉस्ट इनपुट कॉस्ट है ना। देखिए, हम ये तो नहीं कहते अब हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आप हमें ये दें, हमको इंसेंटिव या सब्सिडीज तो नहीं मांगे। जो ज्यादा सब्सिडीज हैं, फालतू हैं, नाजायज हैं, बेशक आप कम करें, आप लोगों को टैक्स नेट में लाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं, आप ग्रोथ रेट 6% पे इस साल ना जाएं। इस साल आप 3.6 जो आपका टारगेट है, लेकिन वो तरीका नहीं है कि आप उसको मजीद टैक्सेस तले रोन दें। ये मैंने आपको फिर जुमला कह रहा हूँ, ये गाय अब ब्लीड कर चुकी है। खुदा आप बैठें और इसको देखें ना, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? जब तक एनर्जी कॉस्ट इनपुट सही नहीं होगा, आपके पास गैस नहीं है, गैस के जो मुतबादिल ज़राए हैं वो बहुत महंगे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना आउटडेटेड हो चुका है। आप रेलवे को ले लें, पीआई को ले लें, सड़कों का हाल देख लें, तो जो कॉस्ट होती है आपका, आप जो नॉर्दर्न एरिया से जो पोर्ट तक माल भेजते हैं, वो 6-7 दिन आज भी लगते हैं ट्रक को पहुंचने में। ये कौन सा दुनिया का मुल्क ऐसा है जहां इंडिया ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, जर्मनी को देख लें, नीदरलैंड को। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, और रीजनल ट्रेड, देखिए ये कोई ऐसी बात क्या है, कोई नई ट्रेड है। रीजनल ट्रेड, मैंने अभी आपसे बात की, आप अफगानिस्तान से हालात सही नहीं है, ईरान से आपकी तिजारत नहीं हो सकती, जो नेक्स्ट डोर नेबर है, जो इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, आज उनकी स्टॉक मार्केट देखें, कोई 4300 अरब रुपए की मार्केट है। हमारी स्टॉक मार्केट ग्रोथ के बावजूद इस साल मैसिव ग्रोथ हुई है, 80%। हमारा टोटल कैपिटलाइजेशन $35 बिलियन है, यानी कि इंडिया का 0.75% अब रह गए हैं। तो हमें देखें ना, हमें ये सब चीज़ें सोचनी होगी कि नेक्स्ट डोर नेबर ने ऐसी क्या चीज़ें की हैं, बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया है, वियतनाम हाँ, हम कंपेयर सर देखिए, कंपेयर करें ना, अगर आप पॉपुलेशन वाइड, क्योंकि इंडिया तो 1 अरब 40 करोड़ की बड़ी मार्केट है ना सर, हम बांग्लादेश से कंपेयर जरूर कर सकते हैं। वियतनाम से कर लें, फिलीपीन से कर लें, मुझे 10, अच्छा मैं नीदरलैंड की बात कर लें, बेल्जियम कर लें, डेनमार्क कर लें, ऑस्ट्रिया कर लें, सिंगापुर 50-55 लाख की आबादी है, $700 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हांगकांग से 50 लाख की आबादी है। मुझे तो देखे ना, आपने इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज में की है, आपने रीजनल ट्रेड, अपना कर्ज ह्यूमन कैपिटल के ऊपर किया है सर, उन्होंने इन्वेस्ट किया है जी। ह्यूमन कैपिटल तो हमारे, आपने जितना ह्यूमन कैपिटल की आप रिपोर्ट देख लें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की, कोई एक सेक्टर बता दें जहां पे हम रीजनल, दुनिया को तो छोड़ दें, डेवलप कंट्रीज को छोड़ दें, किसी रीजनल अफ्रीकन कंट्री से हम उनसे अच्छे ह्यूमन इसके अंदर नहीं। सर मैं एक चीज ऐड करूं, विद योर परमिशन, एक चीज ऐड करूं जिसपे आज हम बहुत खुश हो रहे हैं ना, कि रेमिटेंसेस के ऑल टाइम हाई फिगर आ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम बहुत तालियां बजा रहे हैं। ओ भाई, पिछले 2 साल पहले जो 8.5 लाख पाकिस्तान से गए ना लोग बाहर, बहालत मजबूरी, वो भेज रहे हैं पैसा। जी, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अच्छा जी, अब आपका ले दे के क्या रह गया, या रेमिटेंस रह गया या एक्सपोर्ट्स? अच्छा, एक्सपोर्ट्स अब आप मतलब बड़े अफसोस की बात है, $30 अरब की हम बात करते हैं, $30 अरब, तो $30 अरब क्या है? अब मैंने भी आपकी बात की ना, सिंगापुर $700 अरब में बैठा हुआ है, हांगकांग 650 बिलियन